Hello all, here I Komal Sharma welcomes you all at our Gargi classes. आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हमारी जो लिटरेरी टर्म्स बची हुई हैं, दोज आर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। अब तक जो लिटरेरी टर्म्स अपन ने डिस्कस करी है वो सोनेट और एलिजी, इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। आपको अगर इन दोनों के वीडियोस देखने हैं तो मेरे अर्लियर वीडियोस में जाके जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के, उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा है इनका पर्टिकुलरली डेफिनेशन प्लस इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन स्टडी आउट करेंगे। जो शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा जो कि लिटरेरी टर्म्स के पार्ट है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड रीड के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ये न सिर्फ अपने रीड के लिए इम्पॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स, अदरवाइज उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश लिटरेचर से स्पेसिफिकली रेलेवेंट हो। ठीक है, सो without wasting much of your time, here I am moving ahead with our particular definition and characteristics of short story. अब देखते हैं शॉर्ट स्टोरी के क्या क्या डेफिनेशन होती है प्लस इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है पर्टिकुलरली? शॉर्ट स्टोरी ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज शॉर्टर दैन अ नॉवल and that usually deals with only a few characters. So सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि शॉर्ट स्टोरी एग्जैक्टली होती क्या है। शॉर्ट स्टोरी फिक्शनल प्रोज नैरेटिव होता है। फिक्शनल जो कि हम जैसे रियलिटी प्लस इमेजिनेशन को मिक्स करके जो चीज़ हम क्रिएट करते हैं इन प्रोज राइटिंग में प्रोज नैरेटिव में जो फिक्शनल हम जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं और जो कि शॉर्टर होती है, छोटी होती है नॉवल के कंपैरिजन में, और शॉर्ट स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं नॉवल के कंपैरिजन में। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉवल का शॉर्ट वर्जन ही शॉर्ट स्टोरी होता है, जो कि क्या होता है, एक ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव होता है जिसमें कुछ ही कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स ही रोल प्ले करते हैं शॉर्ट स्टोरी में। ऑल राइट, द शॉर्ट स्टोरी इज यूजुअली कंसर्न्ड विद अ सिंगल इफेक्ट कन्वे इन ओनली वन और अ फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन्स। अब जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो कंसर्न करती है, मतलब रिलेटेड होती है सिंगल इफेक्ट, मतलब एक सिंगल इंसिडेंट, एक सिंगल सीन, एक सिंगल एपिसोड से ही रेलेवेंट होती है। इसमें डाइवर्जन्स नहीं होते हैं, एपिसोड, सीन या इफेक्ट्स वेरी नहीं करते हैं। सिंगल इफेक्ट, सिंगल एपिसोड और सिंगल सीन। ठीक है, द फॉर्म एनकरेजेस इकोनॉमी ऑफ सेटिंग, concise narrative and the omission of a complex plot. इसमें क्या होता है, ये एनकरेज करता है ऑफ इकोनॉमी ऑफ सेटिंग, मतलब एक सेटिंग जो होती है एक शॉर्ट स्टोरी में या स्टोरी में वो कंप्राइज होती है, मतलब कुछ ही सेटिंग्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो नैरेटिव होता है वो भी कॉन्साइज होता है। कॉन्साइज का मतलब बहुत ब्रीफ और क्लियर, बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट। ठीक है, मतलब ब्रीफ, छोटा प्लस कंप्लीट, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये जो प्रोज वर्क, नैरेटिव प्रोज वर्क होता है, फिक्शनल प्रोज नैरेटिव वर्क होता है, ये छोटा भी होता है प्लस क्लियर भी होता है, कंप्लीट भी होता है। ठीक है, शॉर्ट प्लस कंप्लीट एंड द ओमिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट का ओमिशन होता है। Character is disclosed in action and dramatic encounter but is seldom fully developed. इसमें क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जब कोई भी सीन होता है उस कैरेक्टर से रेलेवेंट वो तभी अपीयर होते हैं और वो फुली डेवलप्ड होते हैं। नॉवेल्स या ड्रामाज में हम क्या क्या देखते हैं कि जो भी प्रोटैगनिस्ट है या जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनका ओरिजिन से बताया जाता है उनको। ठीक है, फ्रॉम द वेरी ऑरिजिन, और जब वो सीन ऑकर होता है तब तक उनका अच्छे से उनको डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को।
लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ में क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई हैपनिंग या फिर कोई एक्शन या इंसिडेंट होता है उसी टाइम पे वो कैरेक्टर अपीयर होता है और वो उस टाइम पे फुली डेवलप्ड होता है, मतलब इसका प्री डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, Despite its relatively limited scope, though a short story is often judged by its ability to provide a complete or satisfying treatment of its characters and subject. हालांकि इसका जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। शॉर्ट स्टोरी में शॉर्ट मतलब बहुत कम वर्ड्स में अपने को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन इसको जो जज किया जाता है वो उसकी एबिलिटी की बेसिस पे किया जाता है, जो कि प्रोवाइड करती है हमें कंप्लीट सेटिस्फाइंग ट्रीटमेंट ऑफ इट्स कैरेक्टर एंड सब्जेक्ट। दो ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती है ब्रीफ होता है इनका डिस्कशन, बट ये कंप्लीट होती है अपने आप में। ठीक है, तो इस तरीके से होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। एक ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव होता है, नॉवल से शॉर्ट होता है। सेकंड थिंग, ये डील करता है कुछ ही कैरेक्टर्स से, कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं इसमें जो इफेक्ट होता है एपिसोड या सीन इंसिडेंट हैपनिंग वो सिंगल होते हैं। ठीक है, प्लस इसकी जो सेटिंग होती है बहुत कम प्लेसेस की से अराइज होती है। ठीक है, इसका नैरेटिव होता है कंसाइज होता है, कंसाइज मतलब ब्रीफ प्लस कंप्लीट दोनों चीज़ें होती हैं। प्लॉट इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि छोटे टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन में एक स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट मतलब ड्रामेटिक जो एक्शन होता है उसी टाइम पे वो इनकाउंटर होते हैं और वो फुली डेवलप दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिमिटेड स्कोप होने के बावजूद भी ये जो स्टोरीज़ हैं वो जज की जाती है इसकी एबिलिटी, किस एबिलिटी के बेसिस पे कि इसका जो भी प्लॉट है, कैरेक्टर्स है या स्टोरी लाइन है वो कंप्लीट हो, प्लस सेटिस्फाइंग ट्रीटमेंट ऑफ इट्स कैरेक्टर एंड सब्जेक्ट, और कैरेक्टर और सब्जेक्ट का एक प्रॉपर सेटिस्फाइंग ट्रीटमेंट हो। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट स्टोरी होगी। तो अपना जो लिटरेरी टर्म है शॉर्ट स्टोरी, उसके बेसिक कैरेक्टर्स प्लस शॉर्ट स्टोरी होती क्या है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको शॉर्ट स्टोरी से रेलेवेंट, ये जो लिटरेरी टर्म है इससे रेलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉमेंट अस और email us upon our email ID which is given into our description box। हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है या डाउट्स है उनको शॉर्ट आउट करने का पूरा ट्राई करेंगे। ऑलराइट, तो ये तो हो गया अपना शॉर्ट स्टोरी का पूरा कॉन्टेक्स्ट। अब अपन क्या स्टडी करेंगे, अब अपन दूसरा लिटरेरी टर्म स्टडी करेंगे जो कि है ड्रामा। अब ड्रामा एग्जैक्टली होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, किन कैटेगरीज़ में ड्रामा को डिवाइड किया गया है, प्लस ड्रामा के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे स्टडी आउट करेंगे। ऑलराइट, सो ड्रामा इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। ड्रामा इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। ठीक है, अ प्ले, ओपेरा, माइम, ballad etc are performed in theater, on radio और television। तो ड्रामा क्या हो गया, ड्रामा एक स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन हो गया, स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये जो प्लेज, ये जो ड्रामाज होते हैं वो कोई प्ले हो सकता है, कोई ओपेरा भी हो सकता है, माइम भी हो सकता है, बैलेड भी हो सकता है। अब ये प्ले, ओपेरा, माइम, बैलेट ये कैटेगरीज होते हैं ड्रामा की जिनको मैं डिफाइन करूँगी इन माय जस्ट कमिंग स्लाइड। तो ये सारे जो भी ड्रामाज हैं, जो फिक्शन रिप्रेजेंटेशंस हैं परफॉर्मेंस के थ्रू ड्रामेटाइज की जाती है, वो थिएटर में भी हो सकती है। पहले के ज़माने में थिएटर में होती थी, अभी थिएटर जो कल्चर है वो चला आ रहा है, रेडियो में भी ये चीज़ प्रेजेंट होती है, परफॉर्म्ड होती है, प्लस टेलीविज़न पे भी अपन लोग यूजुअली देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्शन। तो जो ड्रामा का जो टर्म है, जो ड्रामा है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एक्शन। तो ड्रामा का मतलब क्या हो गया, एक्शन हो गया।
एरिस्टोटल जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हुए हैं ऑफ ग्रीस, उन्होंने कहा था कि ड्रामा इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, कि ड्रामा जो है वो इमिटेशन होता है किसी भी एक्शन का। क्लासिकल ग्रीक में इसको ड्रामा कहा जाता है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आई टू। तो क्लासिकल ग्रीक में ड्रामा का बेसिक मतलब क्या हो गया, आई डू, मतलब एक्शन। ड्रामा का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, एक्शन। ठीक है। The two masks associated with drama represent the traditional generic division between comedy and tragedy. अब अगर आप पहले के क्लासिकल ग्रीक ड्रामास को देखते हैं तो सिर्फ आपको दो कैटेगरीज के ड्रामा ही दिखेंगे। वो क्या होते हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। वो कॉमेडी और ट्रेजेडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, बाय वेयरिंग मास्क। थिएटर में जब भी कोई परफॉर्मेंस होता था ओवर दी स्टेज, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते थे वो दो तरीके के मास्क पहनते थे। अगर कोई डिस्ट्रक्टिव या फिर कोई भी इमोशनल सीन हो या ट्रैजिक सीन हो तो सैड मास्क पहना जाते थे, और अगर कोई भी जॉली परफॉर्मेंस हो रही हो तो कॉमिक मास्क पहने जाते थे। ठीक है, ये आपने देखा होगा, अपने इंडिया में भी कल्चर चला आ रहा था। ठीक है। सो द enactment ऑफ ड्रामा इन थिएटर परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स ऑन अ स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। तो जो इनैक्टमेंट होता है ड्रामा का थिएटर में, वो कहाँ परफॉर्म करते हैं, एक्टर्स स्टेज पे करते हैं, वो भी ऑडियंस के सामने, जिसका पर्पसिव कोलैबोरेटिव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव फॉर्म ऑफ रिसेप्शन। तो ड्रामा का बेसिक पर्पस क्या होता था कि जो भी ऑडियंस वहाँ आ रही है उनको प्रॉपर तरीके से उनको एंटरटेन करे, प्लस जो भी उनका फाइनेंशियल रिसेप्शन हो रहा है उसको वो ग्रीट करे। ठीक है, एक तरीके से ये अर्निंग सोर्स हुआ करता था, अभी भी ये अर्निंग सोर्स ही होता है कि थ्रू परफॉर्मेंस वो अपना जो भी है प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन है प्रोड्यूस करते हैं, अपना पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं उसको ऑडियंस को बुला के या कलेक्टिव ऑडियंस के थ्रू उसको दोबारा रिसेप्ट करते हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिक टेक्स्ट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव रिसेप्शन। तो जो स्ट्रक्चर है ड्रामेटिक टेक्स्ट का वो डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है, कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन से या फिर कलेक्टिव रिसेप्शन से। मतलब सारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑडियंस उन्हें वापस मिलता है। तो ये ड्रामा का बेसिक पर्पस हो गया। ऑल राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रामा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ये ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, और शुरू में जो क्लासिकल जो ड्रामाज हुआ करते थे, क्लासिकल ग्रीक ड्रामाज, वो किन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक ड्रामा का डेफिनेशन। अब अपन जानते हैं ड्रामा की कैटेगरीज, कि ड्रामा को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने कुछ ही यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा ड्रामा का मोड है, माइम। अब माइम क्या होता है, माइम एज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा वेयर द एक्शन ऑफ अ स्टोरी इज टोल्ड ओनली थ्रू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो माइम का मतलब होता है कि कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रहा है, वहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई डांस नहीं है, सिर्फ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी मूवमेंट के थ्रू कोई भी स्टोरी को रिप्रेजेंट करना ही माइम होता है। तो माइम का बेसिक मतलब क्या हो गया, कोई भी स्टोरी बताई जाती है थ्रू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सिर्फ बॉडी मूवमेंट होता है और कुछ नहीं होता, ना स्टोरी होता है, ना डायलॉग होता है, ना ही कोई म्यूज़िक होता है। अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चार्ली चैपलिन का जो आता था, तो उसमें सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स हुआ करते थे, कोई म्यूज़िक नहीं हुआ करता था। म्यूज़िक वो बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा बहुत ऐड करते थे, बाकी डायलॉग नहीं हुआ करता था उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी मूवमेंट के थ्रू कोई भी स्टोरी अगर बताई जाती है तो उसको माइम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रामा कैन बी कंबाइंड with music. The dramatic text in opera is generally sung throughout. अब दूसरा जो कैटेगरी होता है ड्रामा का वो होता है ओपेरा। ओपेरा में क्या होता है, थ्रू आउट ड्रामा सिर्फ म्यूज़िक होता है और सॉन्ग होता है, मतलब सॉन्ग प्लस म्यूज़िक के ज़रिए एक परफॉर्मेंस प्रेजेंट होती है
ओवर द स्टेज, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेरा बोलेंगे। तो ड्रामा को किस चीज़ों से कंबाइन किया जाता है, म्यूज़िक के साथ कंबाइन किया जाता है, ठीक है। ड्रामेटिक टेक्स्ट को म्यूज़िक से कंबाइन किया जाता है और थ्रू आउट जब भी वो ड्रामा चलता है उसमें सिर्फ गाना गाया जाता है या म्यूज़िक बजता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन बैलेट में क्या होता है। इन सम बैलेट डांस एक्सप्रेसेस और इमिटेट्स इमोशन, कैरेक्टर एंड द नैरेटिव एक्शन। बैलेट में क्या होता है, डांस के थ्रू परफॉर्मेंस प्रेजेंट की जाती है। अब वो डांस के थ्रू क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को, कैरेक्टर प्लस नैरेटिव एक्शन भी डांस के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेट बोलेंगे, ठीक है। म्यूजिकल्स इंक्लूड बोथ स्पोकन डायलॉग एंड सॉन्ग्स। म्यूजिकल्स जो होते हैं उनमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है, स्पोकन डायलॉग भी और सॉन्ग्स भी, ठीक है। सम फॉर्म ऑफ ड्रामा have incidental music or musical accompaniment underscoring the dialogue, melodrama and Japanese no for example। तो जो मेलोड्रामास होते हैं उनमें क्या होता है, जो इंसिडेंट्स होता है वो म्यूज़िक के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं, म्यूज़िकल अकम्पनीमेंट के थ्रू, ठीक है, जिसमें डायलॉग भी होता है। और इसमें मेलोड्रामा जो कि जापानीज़ का जो दूसरा फॉर्म है दैट इज़ नो, तो मेलोड्रामा को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू म्यूज़िकल अकम्पनीमेंट और डायलॉग। म्यूज़िक प्लस डायलॉग जहाँ होता है वो होता है मेलोड्रामा। नेक्स्ट जो ड्रामा की कैटेगरी होती है वो है क्लोजर ड्रामा, इज़ अ फॉर्म दैट इज़ इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन परफॉर्म। क्लोजर ड्रामाज वो होते हैं जिनको सिर्फ रीड आउट करने के पर्पज से लिखा जाता है, जो कि परफॉर्म नहीं होते हैं ओवर द स्टेज, तो उनको क्या बोलेंगे, क्लोजर ड्रामा। तो कई जो ड्रामाज हैं जो सिर्फ राइटिंग में होते हैं, बुक्स में होते हैं, उनको एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो उनकी कैटेगरी क्या हो गई, क्लोजर ड्रामा। In improvisation, the drama does not pre-exist the moment of performance. Performers devise a dramatic script spontaneously before an audience. Audience के सामने spontaneously, एक के बाद एक, continuously कोई भी ड्रामेटिक स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट की जाती है थ्रू परफॉर्मेंस। तो ये क्या हो गया, सारे ड्रामा के कैटेगराइजेशन हो गया, जिसमें माइम है, बॉडी मूवमेंट के थ्रू एक्सप्रेस करना अपने सीन को या स्टोरी को, ठीक है। ओपेरा में म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी स्टोरी को, बैलेट में डांस के थ्रू, मेलोड्रामा में डायलॉग प्लस म्यूज़िक दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है। क्लोजर ड्रामा जो कि सिर्फ पढ़ने के काम में आता है, उसमें परफॉर्मेंस नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कैटेगरीज ऑफ ड्रामा। तो आज जो अपन ने स्टडी की है वो क्या किया है, अबाउट शॉर्ट स्टोरी एंड द ड्रामा। About story and drama we have studied today. All right, इन दोनों लिटरेरी टर्म को अपन ने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। Still, if you have any kind of problem, query, question, doubt in your mind, you can either comment us below or email us upon our email ID, which is gargiclasses.edu@gmail.com. Thank you so much for watching this video. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जितना ज़्यादा हो सके जो भी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि और लोगों को भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर गिविंग मिनट्स टू दीज इन्फॉर्मेशंस। थैंक यू।